आज हम विज्ञान भारती के पाठ 2 रेशों से वस्त्र तक पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में हम जंतु तथा पौधों से प्राप्त होने वाले रेशों के बारे में पढ़ेंगे, ऊन के बारे में पढ़ेंगे और ऊन को बनाने की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे हम कि रेशम कीट का जीवन परिचय और उसका महत्व, और पढ़ेंगे हम दैनिक जीवन में रेशम कीट और ऊन का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है इसके बारे में पढ़ें। तो जैसा कि हम पिछले कक्षा 6 में पादप रेशों के बारे में पढ़ ही चुके हैं कि सनई, जूट, इनसे जो है हमें रेशे प्राप्त होते हैं जो पादप जंतु पादप रेशे कहलाते हैं। आज हम पढ़ेंगे पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त रेशे। तो विभिन्न प्रकार के पादपों से, जैसे कि कपास के बिनौलों से हमें जो है रेशे प्राप्त होते हैं। ये रेशे जो हैं पादप रेशे कहलाते हैं। वहीं दूसरी ओर इसमें जो है पटसन, सनई, इन सब से हमें जो रेशे प्राप्त होते हैं। वहीं दूसरी ओर जो है जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों को जो है जांतव रेशे कहा जाता है। मुख्यतः ये भेड़, ऊँट और बकरी से, याक से प्राप्त किए जाते हैं। ऊन प्रदान करने वाले जंतु प्रायः ऐसे वासस्थान जहाँ पर जो है ऊन प्रदान करने वाले जानवर पाए जाते हैं, वहाँ जो है ऊन तैयार की जाती है। विभिन्न प्रकार के जीव हैं जिनसे हमें ऊन प्राप्त होती है। मुख्यतया भेड़, ऊँट, याक और एल्पेका नामक जंतु से हमें जो है ऊन प्राप्त होती है। ऊन से हम ऊनी वस्त्र जो है तैयार करते हैं। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर के अंगोरा नाम की बकरी पाई जाती है, जिससे अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है। दूसरी बकरी जो है कश्मीरी बकरी पाई जाती है, जिससे पश्मीना ऊन की जो है सालें बनाई जाती हैं। इसी प्रकार हमारे तिब्बत और लद्दाख में याक नामक जानवर पाया जाता है, तो उसके फरों से हमें ऊन हम लोग जो है प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार दक्षिणी अमेरिका में भी लामा और एल्पेका नामक जंतुओं से उनके मुलायम फर प्राप्त किए जाते हैं, जिनसे ऊन बनाई जाती है। अब हम अध्ययन करेंगे ऊन तैयार करने की विधि। तो ऊन तैयार करने की विधि ये होती है कि जिस प्रकार हमारे दाढ़ी के बाल जो होते हैं रूखे होते हैं, रुक्ष होते हैं और कड़े होते हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे शरीर में जो है मुलायम, पतले, हल्के और तंतु रूपी बाल पाए जाते हैं, और ऊन जो है इन्हीं से बनाई जाती है। तो भेड़ पालन और प्रजनन के बारे में हम जो है पढ़ेंगे। तो हमारे देश में भेड़ मुख्यतः ऊन के लिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में पाली जाती हैं। भेड़ पालक इनको जो है भेड़ प्रायः हरी घास और छोटे पादपों को खाती है। भेड़ पालक इनको जो है दालें, मक्का, ज्वार और खली भी खिलाते हैं, क्योंकि भेड़ जो भी खाती है उसी से उसकी जो है रेशों की जो है गुणवत्ता निर्भर करती है। तो भेड़ों के बालों की जो गुणवत्ता है वो उनके पोषण पे, उनकी वहाँ के आसपास की जलवायु से और प्रॉपर देखभाल यानी उचित देखभाल से जो उनमें जो है रेशों में गुणवत्ता आती है। तो कुछ भारतीय भेड़ें हैं जिनकी विभिन्न किस्में हैं और जो विभिन्न प्रकार के कामों के लिए यूज की जाती हैं। भेड़ों में जो है गर्मियों की ऋतु में जो है अधिक घने बाल आ जाते हैं। तो एक हमारी है बाखरवाल प्रजाति, जो हमारे जम्मू कश्मीर में पाई जाती है और प्रायः इससे जो है ऊनी सालें बनाई जाती हैं। रामपुर बुशायर दूसरी प्रजाति है जो हमारे उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। इसे भूरे ऊन के कंबल के लिए पाला जाता है। इसी प्रकार एक हमारी नाली है भेड़, जिसको नली भी कहा जाता है, और यह हमारे राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में पाई जाती है। प्रायः इससे प्राप्त रेशों से जो है ऊन के गलीचे बनाए जाते हैं। एक प्रजाति है लोही, ये हमारी राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है और इसका प्रयोग जो है विभिन्न प्रकार के ऊनी वस्त्रों में किया जाता है। मारवाड़ी गुजरात में पाई जाती है और इससे जो है मोटी व रुक्ष ऊन का जो है कंबल इससे प्राप्त किया जाता है। पाटन बाड़ भी गुजरात में पाई जाती है और इससे विभिन्न प्रकार के हौजरी के सामान जो है तैयार किए जाते हैं। तो भेड़ के रेशों
को ऊन में संसाधित करने के विभिन्न चरण होते हैं। गर्मियों में जो है भेड़ के शरीर पे अधिक घने बाल जब उग आते हैं तो इनका बाल जो है मशीनों से जो है इनके बालों को काट लिया जाता है। इनके बालों को कभी भी जो है सर्दियों में नहीं काटा जाता है, ताकि सर्दियों गर्मियों में काटने के बाद जब दोबारा सर्दियां आती हैं तब तक इनके शरीर पे जो है दोबारा बाल पुनः उगाते हैं। भेड़ों की कटाई बालों की कटाई के दौरान भेड़ों को दर्द नहीं होता है, जिस प्रकार हमारे बाल कटने पे दर्द नहीं होता है। अगला चरण है अभिमार्जन। अभिमार्जन में क्या होता है, प्राप्त रेशों को जो है टंकी में पानी की टंकियों में डाल के पानी की टंकियों से इसकी धुलाई की जाती है, जिससे इसमें इनमें से जो है चिकनाई, धूल और गर्द जो है दूर हो जाती है। फिर विभिन्न इनकी जो है छटाई की जाती है, क्योंकि विभिन्न मात्रा में हमें जो रेशे प्राप्त होते हैं वो कुछ घने होते हैं, लंबे होते हैं, तो अलग अलग लंबाई के आधार पर इनकी जो है छटनी की जाती है। इसके बाद इन रेशों की जो है रंगाई की जाती है, क्योंकि भेड़ों से प्राप्त प्रायः बाल काले, भूरे, सफ़ेद रंग के होते हैं, जबकि आवश्यकता के अनुसार इनको उसमें रंग दिया जाता है। रंगाई करने के पश्चात ये बाल जो हैं आपस में उलझ जाते हैं, इसलिए इनको जब हम ऊनी धागा बनाते हैं अगले चरण में तो इनको अलग अलग करके जो है इनको जो है धागा बना दिया जाता है। इस प्रकार से हमें ऊन जो है प्राप्त हो जाती है। अब हम अध्ययन करेंगे कि रेशम प्राचीन ज़माने से ही राजाओं के द्वारा राजसी वस्त्रों के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि ये वस्त्र बहुत ही हल्के, चिकने, मजबूत, टिकाऊ और आकर्षक होते थे। तो रेशम कीट का जीवन चक्र, क्योंकि हमें रेशम जो है रेशम कीट से प्राप्त होता है। रेशम कीट के पालन को जो है सेरीकल्चर कहा जाता है, और आज भी जो है चीन जो है हमारे रेशम उत्पादन में नंबर 1 है। प्राचीन समय में भी 1 था, और भारत भी बहुत अधिक मात्रा में रेशम का उत्पादन करता है। पूरे विश्व का यह 11% रेशम का उत्पादन भारत में होता है। रेशम कीट का जीवन चक्र ये होता है कि रेशम कीट एक कीड़ा होता है जो प्रायः शहतूत की पत्तियों पर पाया जाता है। इसमें नर रेशम और मादा रेशम होती हैं। मादा रेशम लंबाई में बड़ी होती है, जबकि नर रेशम छोटा होता है। मादा रेशम एक बार में जो है सैकड़ों अंडे शहतूत की पत्तियों पर देती है, जो पत्तियों की निचली सतह पर लगे होते हैं। इन अंडों में 4 से 6 सप्ताह के बाद जो है लार्वा निकल आते हैं, जो बहुत तेज़ी से पौधों की कोमल पत्तियों को खाते हैं और धीरे धीरे अपना आकार बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं। कुछ समय पश्चात 4 से 6 सप्ताह के बाद ये प्यूपा जो है पत्तियां खाना बंद कर देते हैं लार्वा, और अपने इनके सिर में जो एक विशेष ग्रंथि होती है, रेशम ग्रंथि, और उसको अंग्रेजी के 8 अक्षर के आकार में जो है आगे पीछे घुमाते हैं, जिससे रेशम ग्रंथि से एक लसदार पदार्थ निकलता है जो प्रोटीन युक्त होता है, और इससे ये अपने शरीर के चारों ओर लपेट लेता है, जो कि वायु के संपर्क में आके सूख जाता है। इस सूखे हुए पदार्थ को जो हम कोया या कोकून कहते हैं। कोया या कोकून में जो है 20-25 दिनों के बाद जो है रेशम कीट वयस्क हो जाता है और कोया कोकून को काटते हुए बाहर निकल आता है। इस प्रकार इसका पुनः जीवन चक्र चलता रहता है। रेशम कीट पालन जो है हमारे असम के किसानों का मुख्य व्यवसाय है। इसको सेरीकल्चर कहा जाता है। ये हमारे देश में कर्नाटक के मैसूर और बेंगलुरु जो है प्रसिद्ध केंद्र हैं, जहाँ पे हमारा जो है रेशम कीट का पालन किया जाता है। इसके अलावा हमारे आंध्र प्रदेश, असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के नैनीताल और हल्द्वानी में भी इसकी व्यापक रूप से खेती की जाती है। जैसे ही जो है मादा रेशम कीट अपने अंडे देती है पत्तियों पे, इसके बाद इसको बेचने वाले जो है कागज़ की पट्टियों पे इनके अंडों को इकट्ठा कर लेते हैं, जहाँ से किसान इनको जो है ख़रीद लेते हैं, और ख़रीदने के बाद अपने जहाँ भी रेशम कीट पालन गृह होता है वहाँ पर उचित तापमान और वातावरण रखा जाता है। इसके बाद इनको जो है वहाँ पे एक ट्रे बिछा के ट्रे में जो है पत्तियाँ डाल देते हैं और रेशम कीट की पट्टियों को रख देते हैं। फिर वहाँ पे जो बहुत तेज़ी से जो है रेशम कीट बढ़ते हैं, उन पत्तियों को खाते हुए बीच बीच में इसकी जो है सफाई करते रहते हैं, पुरानी पत्तियाँ हटाते रहते हैं, नई पत्तियाँ डालते रहते हैं, जिससे इनका जो लार्वा है बहुत जल्दी ही काफ़ी मोटा तगड़ा हो जाता है। इसके बाद ये जो है 20-25 दिन बाद जो है ये जो है कोकून बनने के लिए तैयार हो जाता है। तो
ये जो है उन ट्रालियों से बाहर निकलने लगते हैं तो बांस की जो है डंडियाँ लगा दी जाती हैं, जिससे ये उन्हीं पर अपना अंग्रेजी के 8 अक्षर में जो है अपना गोल गोल घुमाते हुए पूरे शरीर से रेशम ग्रंथि का कोकून बनाते हैं। अब कोकून बनाने के बाद इनको जो है कोकून से रेशम प्राप्त करना, कोकून बनने के बाद इनको जो है इन कोकूनों को 95 डिग्री से 97 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 से 15 मिनट रखने के पश्चात इनको उबलते हुए पानी में डाल दिया जाता है, जिससे इनकी धूल मिट्टी चिकनाई जो है घुल जाती है और इनसे जो है हमें रेशम के रेशे प्राप्त होते हैं। इसकी अगली प्रक्रिया में जो है इनकी रीलिंग होती है। रीलिंग जो है 2 कोया या कोकून को एक साथ धागा बनाकर जो है की जाती है, जिनसे हमें धागा प्राप्त होता है। अगर रेशम कीट जो है वयस्क बनने से पूर्व कोया या कोकून को ना डालें तो रेशम कीट जो है उसको काट के बाहर निकलता है। उससे जो हमें रेशम प्राप्त होता है वो निम्न क्वालिटी का होता है। इसकी रीलिंग की जाती है और इसमें कुछ ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि याक, ओक और जो है आपके शहतूत वृक्षों पे, अरंडी के वृक्षों पे अलग अलग तरह के रेशम कीट पाले जाते हैं, जिनसे विभिन्न प्रकार का हमें रेशम प्राप्त होता है, जैसे टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम और एरी रेशम। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि एक कोया या कोकून से हमें जो है 300 से जो है 900 मीटर तक का धागा प्राप्त होता है। इसी प्रकार हमें 1 किलो रेशम प्राप्त करने के लिए करीब 5500 कोकूनों की आवश्यकता होती है। हम जो है 99% कोया या कोकून को जो है उनसे जो है हम रेशम बनाते हैं, बाकी 1% कोया या कोकून को छोड़ दिया जाता है, जिससे कि वो वयस्क होकर जो है रेशम कीट निकले और अपने आगे का जीवन चक्र जो है चला सके। दैनिक जीवन में जंतु रेशों की उपयोगिता एवं महत्व ये है कि हमें भेड़ों से जो ऊन प्राप्त होती है, इस ऊन से हम विभिन्न प्रकार के जो है ऊनी वस्त्र पहनते हैं, जिनसे हमारा प्रतिकूल मौसम यानी कि ठंड के मौसम में हमारा बचाव होता है। ऊन की उपयोगिता ये है कि ऊन से विभिन्न प्रकार के जैकेट, शॉल, कंबल, लोई आदि वस्त्र बनाए जाते हैं। कालीन बनाया जाता है, गलीचे भी बनाए जाते हैं, पावदान भी बनाए जाते हैं। इस प्रकार ऊन जो है हमारे लिए काफ़ी उपयोगी हो जाती है। रेशम की उपयोगिता ये कि है कि रेशम के कपड़े पहनने में बहुत आरामदायक होते हैं, इसलिए ये हर मौसम में जो है पहने जा सकते हैं। उनसे हमें जो है इसके अलावा जो है पैरासूट बनाने में रेशम के धागों का प्रयोग होता है और बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में इसका प्रयोग होता है और चिकित्सा के रूप में जो है मेडिकल के रूप में जो टाँके लगाए जाते हैं उसमें भी जो है रेशम का प्रयोग होता है। एक प्रैक्टिकल ये है कि हमें कृत्रिम रेशम और प्राकृतिक रेशम की पहचान का सबसे आसान तरीका ये है कि दोनों के रेशों को अगर हम जलाते हैं तो तीक्ष्ण गंध और बदबू के साथ जो और उसकी जो एक छोटी सी गेंद बन जाती है जलने के बाद, वो होता है हमारा कृत्रिम रेशम। और जबकि जो है प्राकृतिक रेशम बिना किसी तीक्ष्ण गंध के जलता है और जो है काफ़ी अच्छी तरह से जलता है, इसकी कोई भी बॉल नहीं बनती है। तो बच्चों ये था पाठ, इसके क्वेश्चंस हैं। जंतु रेशे क्या होते हैं, पादप रेशे क्या होते हैं, जूट, कपास, ये कौन से रेशे होते हैं, इनसे हमें क्या प्राप्त होता है, और ऊन, बोरा कौन से रेशों से बनाया जाता है, जंतु रेशे कितने प्रकार के होते हैं, प्रायः जंतु रेशे प्रदान करने वाले जंतु कौन कौन से होते हैं, ऊन प्रदान करने वाले जंतु कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, भेड़ कहाँ पाई जाती है, ऊँट, याक इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, अंगोरा बकरी से हमें कौन सी ऊन प्राप्त होती है, उसका क्या उपयोग है, कश्मीरी बकरी से हमें कौन सी ऊन प्राप्त होती है तथा उसका व्यापक रूप से किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है, तिब्बत और लद्दाख में कौन सा जानवर जो है ऊन प्रदान करने के लिए पाला जाता है, दक्षिण अमेरिका में लामा एल्पेका जंतुओं का क्या उपयोग होता है, और ऊन तैयार करने की विधि में हम कौन से बालों का प्रयोग करते हैं, क्या दाढ़ी के या शरीर पर मुलायम तंतु रूपी मुलायम बालों का यूज करते हैं। भेड़ पालन और प्रजनन, हमारे देश में भेड़ प्रायः ऊन के लिए कहाँ कहाँ पाली जाती है, क्या जम्मू कश्मीर में पाली जाती है, क्या हिमाचल प्रदेश में पाली जाती है, क्या उत्तराखंड में पाली जाती है, क्या आंध्र प्रदेश में, क्या सिक्किम में, क्या पंजाब में, क्या राजस्थान में, क्या हरियाणा में, क्या गुजरात में भेड़ पाली जाती है। भेड़ का भोजन क्या होता है, प्रायः भेड़ पालक जो है भेड़ों को क्या क्या खिलाते हैं, क्या भेड़ पालक उनको दाल, मक्का, ज्वार, खली खिलाते हैं। भेड़ों
इनको खिलाने के पीछे भेड़ पालकों का उद्देश्य क्या रहता है, भेड़ के रेशों की गुणवत्ता जो है किस किस चीज़ पर निर्भर करती है, भेड़ों को कौन सी एंथ्रेक्स नामक जीवाणु से कौन सी बीमारी हो जाती है, क्या उसको सॉटर्स रोग कहते हैं, इस सॉटर्स रोग में क्या हो जाता है, इससे क्या नुकसान होता है, और भारत में भेड़ों की कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं, बाखरवाल प्रजाति कहाँ पाई जाती है, उसका क्या प्रयोग होता है, रामपुर बुसायर प्रजाति कहाँ पाई जाती है, उसका क्या प्रयोग होता है, नाली कहाँ पाई जाती है, इससे क्या बनाया जाता है, लोही प्रजाति कहाँ पाई जाती है, इसके बालों का प्रयोग किस में किया जाता है, मारवाड़ी और पाटनवाड़ कहाँ पाई जाती हैं ये प्रजातियाँ, उनकी इनसे जो प्राप्त ऊन होती है उसका किस किस कार्य में प्रयोग किया जाता है। भेड़ के रेशों की ऊन को संसाधित करने के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं, भेड़ों की बालों की कटाई कैसे की जाती है, क्या मशीनों से की जाती है, इनकी कटाई गर्मियों में ही क्यों की जाती है, शीत ऋतु में क्यों नहीं की जाती है, अभिमार्जन क्या है, अभिमार्जन की प्रक्रिया में क्या किया जाता है, छटाई क्या है, छटाई की प्रक्रिया में क्या किया जाता है, छटाई क्यों आवश्यक है, कताई क्या है, कताई में क्या होता है, भेड़ के रेशे के बालों को सुखाया जाता है, इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, फिर इसकी रंगाई क्योंकि आवश्यक होती है, फिर इसमें जो धागे क्यों उलझ जाते हैं, फिर इन धागों को सुलझाने की प्रक्रिया से ऊनी धागा कैसे बनाया जाता है, रेशम हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, रेशम कहाँ से प्राप्त किया जाता है, भारत पूरे विश्व का कितने प्रतिशत रेशम का उत्पादन करता है, रेशम उद्योग में नंबर 1 देश कौन सा है, रेशम के वस्त्रों को जो है पहले के राजा महाराजा क्यों यूज करते थे, रेशम कीट का जीवन चक्र क्या है, कौन वयस्क मादा कीट बड़ी होती है या नर कीट बड़ा होता है, वयस्क मादा कीट एक बार में कितने अंडे देती है, इन अंडों से क्या बनता है, और लार्वा जो है बड़े होकर क्या बनाते हैं, और इसको प्यूपा को उसको कोया या कोकून क्यों कहते हैं, कोकून से रेशम कीट कैसे बनता है, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, क्या रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है, भारत में सेरीकल्चर के मुख्य केंद्रों के नाम बताइए, कर्नाटक में कौन कौन से मैसूर और बेंगलुरु प्रसिद्ध केंद्र क्यों हैं, इसके अलावा भारत में रेशम कीट की खेती कहाँ कहाँ होती है, क्या आंध्र प्रदेश में होती है, क्या तमिलनाडु में होती है, क्या पश्चिम बंगाल में होती है, क्या जम्मू कश्मीर में होती है, क्या उत्तराखंड के नैनीताल और हल्द्वानी में होती है, नर और मादा कीट से इनकी खेती किस प्रकार की जाती है, इनके अंडों को किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, फिर रेशम कीट पालक इनको उचित ताप और नमी में कहाँ रखते हैं रेशम कीट पालन गृह में, और इनसे हमें क्या क्या प्राप्त होता है, कोकून से रेशम किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, इनको उबलते हुए पानी का तापमान कितना होना चाहिए, कितने मिनट तक इनको रखा जाता है, इस उबलते पानी में डाल देने से क्या होता है, इनसे फिर हमें जो रेशे प्राप्त होती हैं, रेशे प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या रीलिंग कहलाती है, रीलिंग के बाद इसकी रंगाई क्यों की जाती है, और विभिन्न पौधों की पत्तियों पर पाए जाने वाली रेशम कीटों से हमें कौन कौन सा रेशम प्राप्त होता है, क्या टसर रेशम प्राप्त होता है, मूंगा रेशम प्राप्त होता है, क्या कोसा रेशम प्राप्त होता है, क्या एरी रेशम प्राप्त होता है, क्या इसका क्या क्या यूज होते हैं, एक कोकून से कितने मीटर जो है धागा प्राप्त किया जाता है रेशमी, 1 किलोग्राम प्राप्त करने के लिए 55 कितने कोकूनों की आवश्यकता होती है, और 99% कीटों से रेशम बनाने के बाद 1% कीटों को क्यों छोड़ दिया जाता है, अगर वयस्क कीट बन जाए तो उससे जो प्राप्त रेशम होता है वो निम्न कोटि का क्यों होता है, दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग है, ऊन का क्या उपयोग है, ऊन से हम क्या क्या बनता है और वो हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी होता है, रेशम की क्या उपयोगिता है, रेशम के वस्त्र हर मौसम में क्यों पहने जाते हैं, पैरासूट बनाने में रेशम का क्यों प्रयोग होता है, और बुलेट प्रूफ कपड़े बनाने में रेशम का किस प्रकार उपयोग किया जाता है, मेडिकल में टाँके के रूप में जो है